हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएम पे एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरविया। हमारी जो डेली स्पेशल एमसीक्यू की जो सीरीज़ चल रही है उसमें एक आज और एक नया लेक्चर है। इसमें जो है जनरल स्टडी के जो सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर जो है एमसीक्यू तैयार किए जाते हैं। और ये दोस्तों आपको जो है रोज़ सुबह 7 बजे ये आपको देखने को मिलेगी। और ये जो है हमारा ईमेल आईडी, अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई और भी कोई इशू है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। फिर ये जो है इंस्टाग्राम पेज है, हमारा फेसबुक पेज है। अगर यहाँ पे भी जो है डेली एमसीक्यू जो है यहाँ पे डाले जाते हैं। और ये जो है टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे वीडियो और भी सारी डिटेल यहाँ पे रखी जाती होगी। तो बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है दोस्तों। The Union government in the budget 2021-22 has proposed to set up a multi-purpose seaweed park in Tamil Nadu। मतलब कि जो केंद्र की जो सरकार है उसने केंद्र का जो बजट है 2021-22 का उसमें प्रपोज किया था मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क तमिलनाडु के अंदर सेटअप किया जाएगा। ओके। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सीवीड, मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सीवीड के बारे में करेक्ट है, ये बताइए आप। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सीवीड कैन बी यूज एज अ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल। ओके। तो बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए जो है सीवीड एक फीड स्टॉक के तहत इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सीवीड इज़ अ पोटेंशियल सोर्स टू प्रोड्यूस बायो फर्टिलाइजर। एक बायो फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करने के लिए पोटेंशियल सोर्स है ये सीवीड। ओके। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल सीवीड इन वर्ल्ड। मतलब भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है एडिबल सीवीड का उत्पादन करता है। अब पहली बात तो आप जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दे या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें उससे पहले जो है मैं आपको बता देता हूँ सीवीड क्या है। सीवीड जो है इसके बारे में अगर आपको क्लियरिटी आ गई तो फिर जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सीवीड जो है वो जो मरीन प्लांट है या फिर एल्गी जो है उसकी जो है स्पीसीज़, उसकी जो अलग अलग स्पीसीज़ है उसको एक अम्ब्रेला टर्म जो है उसको अगर एक टर्म में उसको कहा जाए, एक ही शब्द में किया जाए तो उसको सीवीड कहा जाता है। ओके। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं बताता हूँ तो देखिए दोस्तों इसमें जो आंसर बनता है वो हमारा है 1 and 2 ओनली। तीसरा हमारा जो है गलत बनता है क्योंकि भारत नहीं है, चाइना जो है वो दुनिया में पहले नंबर पे है जो है सीवीड के उत्पादन में। ओके। अब यहाँ पे जो है पहला और दूसरा क्यों सही बनता है? पहला और दूसरा जो है सीवीड जो ये पहला स्टेटमेंट क्या है? सीवीड का इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए फीड स्टॉक पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखिए जो है एक जो सीवीड है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं। देखिए जो इस शुगर कैल्प एक सीवीड है उसमें जो है दोस्तों हाई मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और जो है लिग्निन जो है वो लो मात्रा में उसके अंदर होता है। ओके। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट जो है एक कॉम्बिनेशन बनता है किसके लिए? इथेनॉल के लिए। बायो इथेनॉल जो है उसके लिए ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो इससे कहा जा सकता है कि सीवीड जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके। अब दूसरा स्टेटमेंट क्यों सही है? दूसरा स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सीवीड इज़ अ पोटेंशियल सोर्स टू प्रोड्यूस बायो फर्टिलाइजर। ये भी बात सही है। क्यों ये बात सही है? क्योंकि सीवीड को अगर एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाएगा तो प्लांट को जो है वो अच्छी मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फिर जो है प्रोटीन, फिर जो है डाइटरी फाइबर उसको जो प्लांट को जो है अच्छी मात्रा में मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों जो हमारे स्टेटमेंट है ऊपर के वो दोनों के दोनों सही है। ओके। तो हमारा आंसर बनता है B1 and 2 ओनली। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वो अमोंग द फॉलोइंग
वॉज कॉल्ड लोकहितवादी। किसे जो है लोकहितवादी कहा जाता है निम्न में से? केशव केशव चंद्र सेन, महात्मा फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर, गोपाल हरि देशमुख। ओके, तो इसमें आप एक बार पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करें दोस्तों। इसमें जो आंसर बनता है वो गोपाल हरि देशमुख है। और गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी क्यों कहा जाता है? उसकी वजह है दोस्तों कि गोपाल हरि देशमुख जो है वो महाराष्ट्र के एक सोशल रिफॉर्मर थे। ओके, और जो है वो अपना काम और जो एक उसका वीकली आता था जिसका नाम था प्रभाकर। वीकली एक जो न्यूज़पेपर आता था जिसका नाम प्रभाकर था, उसमें दोस्तों उसके अंदर लिखने के लिए जो पेन का इस्तेमाल किया जाता था गोपाल हरि देशमुख के द्वारा, उस पेन का जो है नाम, उस पेन का नाम जो है वो लोकहितवादी रखा हुआ था। और उसी पेन के नाम की वजह से जो है गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ओके, ये महाराष्ट्र के थे, सोशल रिफॉर्मर थे। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में जो है केशव चंद्र सेन भी है। तो केशव चंद्र सेन के बारे में मैं बताऊं आपको, तो केशव चंद्र सेन ने एक वो जाने जाते 1866 में उसने जो है वो भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज बनाया था, इसलिए जाने जाते थे। ओके, और उससे पहले जो है 1857 में वो ब्रह्मो समाज में थे। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों जो है हमारे पास महात्मा फूले भी है। तो महात्मा फूले के बारे में मैं आपको बताऊँ तो महात्मा फूले जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़े जो है एक सोशल रिफॉर्मर जितने हुए उसमें से एक है। और उसने जो है एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्म के लिए मूवमेंट चलाई। ओके, फिर एक वो अच्छे राइटर भी थे। उसकी जो एक किताब है दोस्तों जो गुलामगिरी, बहुत फेमस किताब है गुलामगिरी, जो है 1873 में जो आई थी। ओके, और एक और भी है 1873 से एक और भी बात आप याद रखें दोस्तों, सत्यशोधक जो समाज है, सत्यशोधक समाज की स्थापना भी 1873 में ही की गई थी महात्मा फूले के द्वारा। ओके, अब महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले और उसकी वाइफ ने मिलकर जो है एक पहली जो है स्कूल, लड़कियों के लिए जो पहली स्कूल जो खोली गई थी दोस्तों वो 1848 में जो है पहली स्कूल एक खोली गई थी पुणे के अंदर। ओके, तो ये बात भी आप याद रखें। और पहली महिला शिक्षिका जिसको कहा जाता है वो महात्मा फूले की जो वाइफ है सावित्रीबाई फूले, उसको भारत की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। ओके, ये भी बात आप याद रखेगा। फिर यहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर है दोस्तों। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जो है उसके बारे में आपको बताऊँ तो जो विधवा पुनः विवाह जो अधिनियम 1856 का जो है आया, विडो रीमैरेज एक्ट 1856 जो आया दोस्तों, वो उसको लाने के पीछे सबसे बड़ा कोई किसका हाथ से जो कहा जाता है कि किसका हाथ है, तो वो है ईश्वरचंद विद्यासागर। ओके, और ईश्वरचंद विद्यासागर ने जो है उसने विडो रीमैरेज एक्ट लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और वो उस समय लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। और उसने जो है उसके माध्यम से एक्ट लाने में ईश्वरचंद विद्यासागर जो है उसने सफलता हासिल की थी उस समय के अंदर। क्योंकि बहुत सारे जो हिंदू रूढ़िवादी जो लोग थे जिसने राजा राम मोहन राय का भी बहुत ज़्यादा विरोध किया था दोस्तों, वो उसी तरह से ईश्वरचंद विद्यासागर का भी विरोध हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इसमें सफल हुए। ओके, जैसे सती एक्ट को लाया गया, सती को बैन किया गया, सती प्रथा को दोस्तों 1829 में राजा राम मोहन राय और उस समय जो विलियम बेंटिक थे
उसके द्वारा। तो वैसे ही यहाँ पे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है विडो मैरिज एक्ट लाने में सफल हुए, और उस समय जो थे गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको बताऊँ दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग के जो टाइम ड्यूरेशन में कुछ बातें हुई आपको याद रखना ज़रूरी है, कभी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। पहली तो जो विडो मैरिज एक्ट वाली बात है, दूसरी क्या है, दूसरी बात है दोस्तों इंडियन पिनल कोड जो है इसी के समय में आया, 1862 में आया। फिर इंडियन सिविल सर्विस एक सेकंड रुकेगा, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट जो आया 1861 के अंदर आया। फिर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो आया वो भी 1861 के अंदर आया। ये जो है लॉर्ड कैनिंग के टाइम ड्यूरेशन के अंदर हुआ। एक और बात आप याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का लास्ट गवर्नर जनरल था और पहला जो है वो वाइसरॉय है। ओके, क्योंकि जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया 1858 में जो एक्ट आया उसके तहत जो है गवर्नर जनरल का जो पद है उसको हटाकर वाइसरॉय का पद लिया गया था। और गवर्नर कैनिंग जो है वो पहले थे जो वाइसरॉय बने और लास्ट गवर्नर जनरल थे। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों हमारा आंसर बनता है जो है गोपाल हरि देशमुख। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे तस्वीर भी लगा दी है। ये केशव चंद्र सेन है, यहाँ पे महात्मा फूले है, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल हरि देशमुख। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। व्हेन इज़ द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व, कब जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिन मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर। तो इसमें जो आंसर हमारा दोस्तों बनता है वो है 14 दिसंबर। ओके, 14 दिसंबर जो है वो ये दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिन। और ये जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ओके, और इस दिन एक और भी काम होता है कि जो है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड भी यहाँ पे दिए जाते हैं। और इस अवार्ड को जो दोस्तों है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है 1991 में इसको शुरू किया था देने को। ओके, और जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है दोस्तों, उसको जो है अब उसके बारे में आप जान लीजिए कुछ बातें। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसको जो है 2002 में बनाया गया था, भारत सरकार ने बनाया था। और जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 जो था इसके माध्यम से इसको बनाया गया, इसके प्रावधानों के तहत इसको बनाया गया था। और जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, और एक और बात जान लीजिए, मिनिस्ट्री पावर मिनिस्ट्री जो है उसकी जो मिनिस्टर है वो राजकुमार सिंह है। ओके, अब एक दिन को क्यों मनाया जाता है दोस्तों, एक और भी ये भी बात आप जान लीजिए। इस दिन को मनाने की ये वजह है कि एनर्जी के बारे में लोगों को जो है अवेयरनेस फैलाई जाए, उसका सही से इस्तेमाल जो है उसको करने के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, कैसे एनर्जी को बचाया जाता है, कैसे कंजर्व किया जाता है, इसके लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ओके, एक और बात दोस्तों याद है, मैं बता देता हूँ आपको। जो है पावर मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये 18 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर को तक एनर्जी कंजर्वेशन एक वीक पूरा सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए ये है 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, देखिए, विद रेफरेंस टू वॉर ट्रीटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब युद्ध जो संधिया है उसके बारे में, कौन सा युद्ध है और उसके सामने कौन सी ट्रीटी हुई है उस युद्ध को ख़त्म करने के लिए। ओके, वो बताइए। तो जो पहला है वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और उसके सामने मैंगलोर की ट्रीटी दी हुई है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के सामने मद्रास की ट्रीटी दी हुई है। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के सामने ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम दी हुई है। तो कौन सी पेयर करेक्टली मैच है इसमें? ओके, पहली और तीसरी पेयर जो है सिर्फ दूसरी तीसरी वन है और सारी की सारी सही है। कौन सी सही है बताइए आप? देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आप जान लीजिए वॉर कब कब हुई, इसका टाइम ड्यूरेशन। पहली वॉर जो हुई वो 1768 से लेकर 1769 तक ये वॉर चली। ओके, अब देखिए एक किसके किस में बीच में थी,
यहाँ पे हैदर अली और कौन थे सामने, ब्रिटिशरों के बीच में ये हुई। ओके, और अब ये जो वॉर हुई उसको ख़त्म कैसे किया गया, उसको ख़त्म किया गया दोस्तों जो है वो ट्रीटी ऑफ मद्रास की ट्रीटी जब हुई उसके तहत उससे वो जो है वॉर, पहली वॉर जो है वो ख़त्म हो गई। ओके। अब देखिए जो अब मैं आपको दूसरी वॉर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो है दोस्तों एक और बात याद रखिए, ये हैदर अली और ब्रिटिशरों के बीच में जो ये युद्ध हुआ उसमें हैदर अली जीत गया था। ओके। अब देखिए दूसरी जो वॉर हुई वो कब हुई, वो हुई 1780 से लेकर 1784 के बीच में ये हुई। और ये जो है ये वॉर जो हुआ, दूसरा जो वॉर हुआ वो कब ख़त्म हुआ, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जब हुई तब इसको ये वॉर ख़त्म हुआ। अब इसके बीच में क्या हुआ, एक और बात जान लीजिए दोस्तों। ये जो ट्रीटी, जो पहली ट्रीटी जो थी ये हैदर अली और ब्रिटिशरों के बीच में हुई। ओके, लेकिन जो दूसरी ट्रीटी है दोस्तों, मैंगलोर की जो ट्रीटी है, ये दूसरी ट्रीटी वो टीपू और ब्रिटिशरों के बीच में हुई। क्यों ब्रिटिशरों और टीपू के बीच में हुई, क्योंकि जो है 1782 के अंदर जो है वो हैदर अली की वो डेथ हो गई। ओके, हैदर अली वो मर चुके थे 1782 के अंदर। तो ये जो दूसरी ट्रीटी हुई है मैंगलोर की ट्रीटी, वो टीपू सुल्तान और ब्रिटिशरों के बीच में हुई। अब देखिए दोस्तों इसमें भी जो है ये मैंगलोर की ट्रीटी जो है दूसरी ट्रीटी, इसमें भी हैदर अली जो है वो जीत चुका था। लेकिन हैदर अली के मरने के बाद ना ब्रिटिशर ना टीपू सुल्तान कोई भी लड़ने की हालत में नहीं था। इस वजह से क्या हुआ कि जितना भी जो भूभाग जितना जीत लिया था वो फिर वापस दे दिया और ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कर ली और दूसरी जो है वॉर ख़त्म हो गई। फिर जो है अब मैं तीसरी वॉर के बारे में आप जान लीजिए। तीसरी जो वॉर हुई दोस्तों वो हुई 1790 से लेकर 92 में। ओके, एक किसके बीच में हुई, ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिशरों के बीच में हुई। ओके, और इसके लिए जो है वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की गई। और इसमें क्या हुआ कि ये जो टीपू सुल्तान की जो है इसमें हार हुई। ओके, और टीपू सुल्तान हार गए और उसको टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपये भी देने पड़े जो जुर्माना के तौर पर, और जो है 2 बच्चे भी वहाँ पे उसको देने पड़े। ओके, हरजाना के तौर पर। हाँ, तो इसमें जो दोस्तों हमारा आंसर से तीसरा जो है वो ही सही बनता है। ओके, हाँ, और लास्ट जो वॉर हुई, फोर्थ भी वॉर हुई थी दोस्तों, एक फोर्थ जो वॉर हुई वो जो है उसमें जो है वो टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। ओके, और वो कब हुई, 1799 में। ओके, तो पहली वॉर जो हुई है 1768 में और 1769 के बीच में, दूसरी जो हुई वो 1782 और 1784 तक हुई दोस्तों। ओके, और तीसरी जो हुई वो 1790 से लेकर 1792 में, और लास्ट जो वॉर हुई वो 99 में। ओके, पहली जो वॉर में हैदर अली जीत गया था, दूसरी भी वॉर में हैदर अली जीत गया था, तीसरी में जो है वो टीपू सुल्तान हार गया, और चौथी में भी हो टीपू सुल्तान की डेथ होगी। ओके, हाँ, और पहली के लिए जो ट्रीटी हुई वो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई, दूसरी वॉर के लिए जो ट्रीटी हुई और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई, तीसरी वॉर के लिए जो ट्रीटी हुई ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई। ओके, ओके, इसमें हमारा सिर्फ तीसरा ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बाई विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल पार्लियामेंट में मेक अ लॉ फॉर वॉल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कौन से निम्न में से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो भारत के पूरे भारत के लिए या तो उसे किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। ओके, और दूसरा क्या कहेगा, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में मेक अ लॉ फॉर वॉल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। मतलब जो है राज्य जो है, जैसे पार्लियामेंट के बारे में वैसे राज्य के बारे में, कि राज्य जो है राज्य के लिए, राज्य का जो विधानसभा है, विधान जो है विधान परिषद विधानसभा जो है वो पूरे राज्य के लिए या तो राज्य के किसी भी भाग के लिए एनी पार्ट ऑफ द स्टेट लॉ बना सकती है। ओके, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 245, 246, 247, 248 किस में लिखा हुआ है ऐसा, तो जो इसका आंसर बनता है दोस्तों वो है आर्टिकल 245। ओके, और आर्टिकल यहाँ पे 246 भी दिया हुआ है, तो आर्टिकल 246 में क्या है, आर्टिकल 246 में दोस्तों है वो है कि जो मैटर है, सब्जेक्ट है जो,
ओके, वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में कौन जो है लॉ बना सकता है, जैसे कौन से सब्जेक्ट में जो है वो सेंट्रल लॉ बना सकता है, कौन से सब्जेक्ट में जो है स्टेट लॉ बना सकता है। तो उसके लिए जो सेवन्थ शेड्यूल 7 जो है दोस्तों, उसमें जो सब्जेक्ट तय हुए हैं उसमें लिस्ट है, जो लिस्ट 1 जो है, लिस्ट 2 जो है और लिस्ट 3 जो है, इस लिस्ट को तय किया गया है। तो इसी के बारे में जो है आर्टिकल 246 में है कि 246 में लिखा हुआ है कि सेंटर जो है वो जो है लिस्ट 1 में जो यूनियन लिस्ट है उसमें जितने भी प्रावधान है उसमें लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट करेगी। और फिर जो है सेकंड लिस्ट में जो स्टेट है उसका पूरा अधिकार होगा। और तीसरी लिस्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें सेंट्रल और स्टेट का दोनों का जो है वो राइट होगा कि लॉ बना सके। लेकिन लिस्ट 1 में जो है एक्सक्लूसिव पावर होगा, संपूर्ण अधिकार होगा सेंटर का। लिस्ट 2 में जो है संपूर्ण अधिकार होगा स्टेट का, कुछ एबनॉर्मल कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो। ओके, इसके बारे में है जो 7 शेड्यूल में जो है ना वही 246 में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, हाँ फिर यहाँ पे 247 भी है, 247 है। उसमें क्या है कि एडिशनल कोड बनाने का यहाँ पे प्रावधान है कि अगर पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है या पहले से जो लॉ एग्जिट है उसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक्स्ट्रा जो है वो कोड बनाने का प्रावधान यहाँ पे है, जो लॉ के माध्यम से जो है पार्लियामेंट कोड बना सकती हो। ऐसे 247 में। 248 में क्या है दोस्तों, 248 में है कि अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो लिस्ट 1 में भी नहीं है, लिस्ट 2 में भी नहीं है और लिस्ट 3 में भी नहीं है। ओके, तो ऐसे जो सब्जेक्ट है उसमें जो है सेंटर का पावर रहेगा कि ऐसे रेसिड्यूरी जो पावर सब्जेक्ट है, बचे हुए जो विषय है उसमें पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ओके, हाँ। और एक बात जान लीजिए दोस्तों कि 246 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या, उसमें क्या है कि अगर जो पार्लियामेंट है अगर कोई ऐसा लॉ बना देती है तो उसको उस वजह से उसको नल एंड वॉइड नहीं करा घोषित किया जा सकता है कि वो उसका क्षेत्राधिकार में नहीं था। ओके, एक ये भी बात है। तो इसमें जो आंसर बनता है दोस्तों वो हमारा है 245। ओके, वो हमारा आंसर बनता है 245। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही था। फिर नए नए क्वेश्चन जो है आपके लिए रोज़ लाए जाएंगे, रोज़ सुबह 7 बजे आपके लिए नए लेक्चर लाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।